बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो क्या हाल है आपके? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। दोस्तों 1945 और 1941 की मेरे ख्याल से बात है और ये जो साल है ये वर्ल्ड वॉर टू के साल है। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर दो पावर्स हैं, एक्सिस पावर और एलायंस पावर। एक्सिस पावर के अंदर शामिल है इटली, जर्मनी और जापान, और एलाइड पावर्स जिन्हें एलायंस भी कहते हैं उनके अंदर शामिल है अमेरिका और सोवियत यूनियन और ब्रिटेन। अब आप लोगों को सबको पता है कि एक्सिस पावर जीते थे या फिर एलायंस पावर। सबको पता चल गया कि एलायंस पावर वर्ल्ड वॉर टू के अंदर अपर हैंड ले गए थे। लेकिन इसी वर्ल्ड वॉर टू के अंदर कुछ ऐसा हो गया जो आज तक दुनिया याद रखती है, जो आज तक जापान याद रखता है। हिंट जरूर मिल गया होगा। और आज की वीडियो का अनुमान है रियलिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। अमेरिका ने यहाँ पे बॉम्ब्स क्यों गिराए, एटॉमिक बॉम्ब क्यों गिराया गया? क्या इसमें जापान का हाथ था, ये सोवियत यूनियन या फिर किसी ब्रिटेन या जर्मनी, इटली का हाथ था? और इस वीडियो में हम यही चीजें करने वाले हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं। असल में दोस्तों बात है साल 1941 या 1930 के बीच के अराउंड। तो इन सालों में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो चुकी थी। असल में दोस्तों आपको मैं एक चीज बताती चलूं कि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड वॉर टू में बहुत बाद में आया है। उसे कोई जरूरत नहीं थी, वो चाहता था कि भाई जो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर मेरे साथ होगे ना, मैं वर्ल्ड वॉर टू में दोबारा कभी नहीं आना भाई। मुझे ये यूरोप में, ये जो एशिया में हुआ जा रहा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं आने वाला। तो तब तक अलायंस थी सोवियत यूनियन और ब्रिटिश। बहरहाल इन दोनों ने जर्मनी, इटली और जापान को हरा दिया। कैसे और क्यों? अब जापान, आपको पता है जर्मनी के अंदर हिटलर था और हिटलर ऑक्युपाई करता, कॉलोनाइज कर रहा था। इसके उसने आज के पोलैंड को कॉलोनाइज कर लिया था। बहरहाल उसने उसको कॉलोनाइज, वो जर्मनी वालों को कॉलोनाइजर्स कहते थे। अब जब हमारा ये जो बड़े-सग़ीर था सब कॉन्टिनेंट, इसे भी तो ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था। और अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आज हमारा पाकिस्तान आज़ाद है। बहरहाल इस टॉपिक को छोड़ते हैं, मेन बात की तरफ आते हैं। क्या एलायंस जीते या एक्सिस? आपको पता चल गया एलायंस जीते हैं। जर्मनी के अंदर वो कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, तो उसी वक्त जापान जो उसके साथ ही यानी एक्सिस पावर्स हैं वो भी कॉलोनाइजेशन कर रहे थे। अब आप कह रहे होंगे किस तरह कॉलोनाइजेशन? हमने तो कभी सुना नहीं इतना दफा वर्ल्ड वॉर टू के बारे में, हमने तो कभी सुना ही नहीं। तो इसी वजह से तो आप लोग कह रहे हो कि हमने कभी सुना नहीं। असल में दोस्तों बात थी ये थी कि इन लोगों ने फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे जो एशियन स्टेट्स है ना, इन पर कब्जा जमाया हुआ था। इन्होंने कहा था कि हम पर इनको ऑक्युपाई करके रखेंगे, इनको छोड़ने नहीं देंगे। और क्योंकि ये लोग एक कॉलोनाइजर्स थे और तो फिर ये लोग बहुत ढीठ थे। अब दोस्तों एक और चीज आपको बताता चलूं, ये जो जापान जापानीज एम्पायर कहते थे उस वक्त, क्योंकि कोई वो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक या कोई इलेक्शन नहीं लड़े जाते थे कि अब उसके अंदर हम वो वोट्स डालेंगे, नहीं, इलेक्शन नहीं लड़े जाते थे। जापानीज एम्पायर होती थी, उसके एम्परर का नाम था हिरोटोको, अगर मैं गलत ना हूं तो वो इतना ब्रेन वॉश करता था, मैं दोस्तों पूरी कहानी बताऊंगा, इतना ब्रेन वॉश करता था, दोस्तों आपकी सोच नहीं होगी। अब एक उनका एक कल्चर है मेरे समुराई का, तो समुराई एक ऐसा होता है जो सिर्फ अपने लिए, जो अपने मुल्क के लिए लड़े, अपने लिए अपनी जान गवा दे। लेकिन बताओ उन्हें क्या सिखाया जाता है? जो उनके लोग होते हैं, उनकी आवाम होती है, उन्हें ये बताया जाता है कि जो आपके एम्परर को बचाए वो बहुत अच्छा, वो तो ग्रेट ऑनर्ड है ना, उसे तो कोई कुछ कहे ना, वो सबसे बड़ा है। अब उसने अपने एम्परर के लिए जान दे दी, इतना ब्रेन वॉश पूरी की पूरी जापानीज एम्पायर के अंदर जितने भी आवाम रहती थी, सब ज्यादा सारे के सारे ब्रेन वॉश थी। अगर सारे के सारे ब्रेन वॉश नहीं थे तो जो ब्रेन वॉश नहीं थे तो वो लोग इनके खिलाफ नहीं बोल सकते थे। अगर कोई भी डिसीजन आ रहा है दोस्तों, जैसे कि एक डिसीजन किया जा रहा है कि अब हम जापानीज एम्पायर को एम्परर के साथ जाने वाले हैं और इस महाज पे जाने वाले हैं और इस महाज को लड़ने वाले हैं, तो फिर अगर जो इसको कहेगा, जो इसको गलत कहेगा, उसे वो कट कर देंगे और उसे वक्त मार देंगे। ये क्यों है? सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनके लोग समझते थे, जापानीज एम्परर का कल्चर भी है, उनके लोग समझते थे कि वो जो एम्परर है ना वो बिल्कुल हमारे गॉड की तरह, हमारे खुदा की तरह, हमारे रब की तरह है। उसने रब के लिए एक ऐसा गिफ्ट है। वैसे दोस्तों इतनी ज्यादा ब्रेन वॉशिंग थी कि एक जापानीज हर महाज पे जाने के लिए
तैयार था, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग की बहुत ज्यादा हुई थी। अब क्योंकि कॉलोनाइजर्स थे तो जो उस वक्त अमेरिका था वो उस वक्त अंदर आना नहीं चाहता था। अब क्योंकि अब उसने कॉलोनाइज करना था, तो एक अमेरिका की स्टेट है वहां पे, मेरे ख्याल से फिलीपींस, आई थिंक उस वक्त अमेरिका का था, तो उसने कब्जा करना था। उनका एक सपना, उनका एक पूरा पूरा ख्वाब था। उनका ख्वाब ये था कि पूरा का पूरा एशिया अपने अंदर ले लें। भाई एशिया हमारे अंदर कंट्रोल आ जाए, जैपनीज एम्पायर का ये था। तो उन्होंने होनोलुलु जो वहाँ का एक शहर है उसके अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि हम कॉलोनाइज कर लें, बेशक वो अमेरिका जितनी बड़ी पावर हो, लेकिन उनका काम था कि वो कॉलोनाइज करे। तो उन लोगों ने वहाँ पे कॉलोनाइज करने का शुरू कर दिया और कॉलोनाइज करते हुए पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। कम से कम ज्यादा 300 एयरक्राफ्ट जापानीज की तरफ से भेजे गए थे पर्ल हार्बर पर। तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के, उन्होंने जापान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। आपको अभी सामने वो आ गई होगी, इसके अंदर बता रहे हैं that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. क्योंकि दोस्तों अब अमेरिका ने वॉर डिक्लेयर करती थी जापानीज एम्पायर की तरफ, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा कि उन्होंने हमारे पर्ल हार्बर पर अटैक किए तो हम अब वहां पे वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये जो दिन था ये ऑफिशियली इस वक्त को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एंटर हो गया था। अब जैसे ही उसने जापानीज पर वॉर डिक्लेयर कर दी, तो जो एक्सिस पावर है उसने अमेरिका पर वॉर डिक्लेयर कर दी, और सोवियट्स हैं, ब्रिटिश हैं, और उन्होंने इसका साथ देना शुरू कर दिया अमेरिका, क्योंकि अब एलाइज के साथ हो गया था। 3 एलाइज थे, दोबारा बोलना चाहूंगा, अमेरिका, ब्रिटिश और सोवियत यूनियन, और एक्सिस थे जर्मनी, इटली और जापानीज। इनके बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। अब जर्मनी भी कॉलोनाइजर थे लेकिन इटली कॉलोनाइजर्स नहीं थे। इटली ने बाद में हाथ धो लिए थे, क्योंकि एलाइज जीत गए थे, तो जर्मनी के जो लीडर था एडोल्फ हिटलर, जिसके बारे में मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई है दोस्तों, और उस वीडियो को आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों वो जो वीडियो उसके अंदर मैं तमाम एडोल्फ हिटलर के बारे में बताया। अच्छा दोस्तों, एडोल्फ हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 को शुरू भी किया था एडोल्फ हिटलर, लेकिन फिर सुसाइड कर गया था, क्योंकि जब उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा था कि अब फ्रांस से जो भी आर्मी आएगी वो उसे मार देगी, तो इस वजह से उसने आपको सुसाइड कर लिया। तो फिर जर्मनी ने भी अपने हाथ धो बैठ दिए। लेकिन आखिर में अब आपको पता चल गया कि एक्सिस पावर का एक आदमी रह गया है, और वो है जापानीज एम्पायर, और अभी तक वो सरेंडर करने को इंतजार ही नहीं कर, वो सरेंडर ही नहीं करना चाहता था। असल में बात ये थी कि जापानीज एम्पायर वालों ने अपने लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर दिया था कि एंड तक लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, बेशक वो अमेरिका हो, बेशक वो जो मर्जी हो, बेशक वो इधर जाए, बेशक वो उधर जाए। असल में दोस्तों अमेरिका ने जापानीज के साथ एक मुआहदे भी बनाए थे कि मुआहदा कर लेते हैं, हाँ आप लोग सरेंडर कर दो, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगी। लेकिन जापानीज थे ढीठ, उन्होंने बात माननी नहीं थी, जिस तरह कि आजकल हमारे बच्चे बात नहीं मानते, बहरहाल वो जो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अब जब जापानीज एम्पायर थे वो तो बहुत ज्यादा ढीठ थे, उन लोगों ने तो सरेंडर करने ही थे, वो लोग तो वॉर को आगे चलने देते, क्योंकि वो चाहते थे कि हम एशिया पूरा हमारा हो जाए और किसी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा हो जाए। अब अमेरिका ने उन्हें बहुत ज्यादा बोला, अमेरिका ने वहां पे जो तेल जाता था जापान के अंदर वो बंद कर दिया ताकि वो सरेंडर कर दे, और कुछ 2 दिन बाद हाथ धो बैठे। लेकिन जापानीज एम्पायर भी ढीठ थी, उसने कुछ नहीं किया, उसने कहा अमेरिका भाड़ में जाए, हम अपना काम कर लेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आखिरी रेजोल्यूशन थी। अब आखिर में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, जब तमाम के तमाम वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए थे, तो मैं ख्याल से सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट थे वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट रहे, फिर बाद में रूजवेल्ट का इंतकाल हो गया, तो उसके जो छोटे यानी वाइस प्रेसिडेंट थे उन्हें ही उस वक्त प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट क्यों बना दिया गया? असल में दोस्तों हमने एक्शन लेना था इस वजह से क्योंकि वो जापान सरेंडर नहीं कर रहा था भाई, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करनी थी किसी भी तरह, वो जापान सरेंडर नहीं करता तो फिर किससे करते?
तो फिर उन्होंने, अब आपको पता है, मैंने मेरे ख्याल से आई थिंक आयशे मैं आपको वो वीडियो बना के बताऊंगा भी, और वो पूरा का पूरा बताऊंगा कि एटॉमिक बम कैसे बन गया था। अब जो एटॉमिक बम था उसको बनाने की प्लानिंग की जा रही थी। अब जो रेगुलर जो उनके पास अवेलेबल थे वो दो एटॉमिक बॉम्ब्स थे, एक था लिटिल बॉय और एक था फैट मैन। अब लिटिल बॉय जो था वो हिरोशिमा पर गिराया गया था और जो फैट बॉय था वो नागासाकी पर गिराया गया था। पूरी स्टोरी मैं अब वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों आखिर में एक पोट्सडैम रेजोल्यूशन पास की गई थी तमाम के तो सबके पास बैठकर कि अगर जापान इस रेजोल्यूशन को देखकर सरेंडर हाथ खड़े नहीं करता तो हम अटर एंड प्रॉम्प्ट डिस्ट्रक्शन करेंगे, मुकम्मल तबाही। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस लिहाज से हम मुकम्मल तबाही करेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि हम तबाही मचा देंगे जापान के अंदर। तो जापान ये सब कुछ भी सुन के जापान एम्परर ने कुछ जवाब दिया था कि अब मुझे ना एशियन स्टेट्स हमने पास करने दो। हाँ जी, ये इस तरह करते हैं। जापानीज एम्परर ने उस वक्त ये कहा था हमें अपनी एशियन स्टेट्स अपने पास रखने दो, हम सरेंडर कर देंगे। लेकिन असल में उन्होंने कहा था कि फुल वॉर को डिक्लेयर कर दो, जो चीज आपने कॉलोनाइज की उसे खत्म कर दो, सिर्फ अपनी और अपनी टेरिटरी में रहो। लेकिन फिर जापान को ये मंजूर नहीं था तो जापान ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब आखिरी दिन था, अब पोट्सडैम रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया था। लिटिल बॉय को गिराना था हिरोशिमा पर, बोइंग A-29 बिल्कुल ही हिरोशिमा की फिजा में था। हिरोशिमा के अंदर बहुत सुहाना दिन था, धूप निकली हुई थी अच्छी खासी, बच्चे स्कूल जा रहे थे, पहला पीरियड था, अपने 8 बजे था, 8 बज गए थे और लोग अपनी जॉब्स पर जा रहे थे, और 15 मिनट बाद ही वो लोग आसमान पर देखते हैं तो काला स्याह धुंध, काली टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक रेनफॉल दिखी उन्हें। इतना बुरा मंजर था। बहरहाल बोइंग A-29 जल्दी से हिरोशिमा के अंदर, बिल्कुल हिरोशिमा के सेंटर के अंदर लिटिल बॉय एटॉमिक बम को गिरा देता है। और जैसे ही लिटिल बॉय एटॉमिक बम गिरता है तो उन्हें तो ये पता नहीं चलता कि कोई पता नहीं एक जहाज आ रहा है, उसने हमारे कोई पैकेज सा छोड़ा है और पता नहीं उन्हें दिख नहीं रहा होता क्योंकि वहां पे जापानीज होते हैं। नीचे आता धमाका बन जाता है और इस वजह से इतना बड़ा मशरूम क्लाउड बनता है, इतना बड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। असल में रेडिएशन बहुत ज्यादा फैल जाती है। जिस तरह मैंने आपको ये इस वाले चेरनोबिल वाले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह ये रेडिएशन फैल जाती हैं। लेकिन एटॉमिक बम और रेडिएशन के अंदर बहुत ज्यादा, एटॉमिक बम और ये न्यूक्लियर डिजास्टर प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। अब एटॉमिक बम के अंदर कम रेडिएशन होती है और न्यूक्लियर प्लांट के अंदर ज्यादा, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी थी, ज्यादा चीजें करनी होती है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। तो मेन बात पर आते हैं, इतनी ज्यादा तबाही हुई कि 90,000, मेरे ख्याल से 90,000 में गलत हो तो यकदम लोग मारे गए। दोस्तों हिरोशिमा की ये बहुत बुरी कहानी है और लोग समझते हैं कि नागासाकी पर बहुत बुरा बॉम्ब गिराया गया था, लेकिन असल में हिरोशिमा के अंदर कैजुअलिटीज भी ज्यादा हुई थी, हिरोशिमा के अंदर डेड लोग ज्यादा हुए थे। और बाकी जो नागासाकी पर था उसके ऊपर फैट मैन गिराया गया था जो लिटिल बॉय से भी ज्यादा ताकतवर था। लेकिन हिरोशिमा के अंदर ज्यादा कैजुअलिटीज है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्यों, नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगा कि किस तरह वहां पे हुई। बहरहाल अभी हम बात करते हैं जो अभी उसके विक्टिम्स थे जिन्होंने उसको देखा कि क्या हो गया था आसमान के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि सोर्स कोड बिल्कुल वाइट, जैसे ही बम नीचे गिरा वाइट, उनकी आंख कुछ तो इतनी जोर की आवाज आई कि उन्हें परमानेंट हियरिंग लॉस हो गया। जी हाँ दोस्तों, परमानेंट हियरिंग लॉस। क्या आप समझ सकते हैं इतनी ज्यादा आवाज हुई कि परमानेंट हियरिंग लॉस ही हो जाए। दोस्तों असल में हिरोशिमा बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस है, उसके ना कोई पहाड़ है, ना वादियां हैं, ना कोई चट्टाने हैं, ना कोई पत्थरे हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फ्लैट सी वो जगह है और वहाँ पे आप लोग अपना आराम से काम करते रहते हैं। लेकिन इसी वजह से कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा है। अब जैसे दोस्तों कोई नेचुरल डिजास्टर है, कोई न्यूक्लियर डिजास्टर है, लोग जो होते हैं अस्पतालों में जाते हैं, जो एम्बुलेंसेस बुलाई जाती हैं, हेल्थ वर्कर्स को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो 90% हेल्थ वर्कर्स ही मारे गए। और क्या चाहते हैं और कितनी डिस्ट्रक्शन देखनी पड़ेगी। लेकिन अब आपको मैं मेन चीज आने वाला, ये जापानीज एम्परर जो था इतना ढीठ था, कहते कोई एक बम भी तो गिराया है और कुछ नहीं हुआ भाई, एक बम गिराया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये इसने क्यों कहा और इसका मकसद क्या था, सिर्फ एशियन स्टेट्स पर कब्जा करना। अब अगले सेगमेंट में मैं आपको नागासाकी पर बताने वाला हूँ क्या हुआ था। असल में दोस्तों जो नागासाकी शहर है ना,
उसके गिर्द गिर्द इर्द गिर्द पहाड़ भी है, लंबी लंबी चट्टानें, बड़े बड़े पहाड़ हैं, और ये फ्लैट सरफेस नहीं है, इस तरह मेरे ख्याल से कुछ सरफेस है नागासाकी की। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि जापानीज एम्परर इतना ढीठ था कि अब उसको क्या कहते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बम गिरा है, कहते हम नहीं सरेंडर करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में जब अमेरिका ने दूसरा बॉम्ब गिराया, दूसरा जी दोस्तों, उसका नाम था फैट मैन को गिरा दिया गया बोइंग E-29 के जरिए, बिल्कुल नागासाकी की फिजा में था, और वो गिरता 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 बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड बना गया। लेकिन जब दम 40,000 की कैजुअलिटीज हुई, 7.6 या 5 के रेडिएशन लेवल पहुंच गया था। लेकिन ये रेडिएशन लेवल इतना कम नहीं था, और गुड न्यूज ये थी कि इतना ज्यादा रेडिएशन लेवल नहीं था जितना वो चेरनोबिल वाले प्लांट डिजास्टर में हो गया था। लेकिन दोस्तों ये थी दर्दनाक कहानी नागासाकी की और हिरोशिमा की। बाद में जापानीज एम्परर ने पूरी एक बिठाई, अभी भी उसको यकीन नहीं आता, अभी भी उसको पूरी उन्होंने एक बनाई। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, वो ऐसे ही मान के थे जैसे दूसरा बम गिरा था? नहीं भाई, हम सरेंडर करते हैं, उन्होंने इस तरह नहीं किया दोस्तों। अभी तो क्लाइमैक्स अभी बाकी है दोस्तों, जो दो है ना, जो दो है, अब दो बेटा, एक हिरोशिमा पर गिराया, एक नागासाकी पर गिराया। लेकिन दोस्तों बात असल में ये है, उसने पूरी की पूरी बिठाई कि फैसला करते हैं कि सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अबे वो इतना ढीठ है कि भाई वो सरेंडर ही नहीं कर रहा, वो चाहता क्या है, वो जापान को खत्म करना चाहता है। अब वैसे जापानीज एम्परर के अंदर थोड़ी सी अकल आ गई थी, वो कहता है कि कभी वो सोवियट्स मुझे अटैक कर रहे हैं, तो कभी ये बम गिरा रहे हैं, भाई अब जापान का क्या बनेगा? तो फिर तीन वोट्स आए थे, 3 वोट्स इस फेवर में थे कि नहीं सरेंडर करो, और 3 वोट्स इस फेवर में थे कि सरेंडर कर दो। फिर बाद में जापानीज एम्परर से पूछा गया कि क्या करना चाहिए, तो वो कहते हैं सरेंडर कर दो। तो बाद में जब जापान ने इस वर्ल्ड वॉर से सरेंडर कर दिया, और अमेरिका भी खुश था, जर्मनी भी खुश था, सोवियट्स तमाम के तमाम लोग खुश हो चुके थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 एक एंड पर पहुंच चुकी थी। जापान के साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल सही हुआ। और उन लोगों ने, आपको मैं एक साइड स्टोरी बताना चाहूंगा, आपको बताता हूँ आपको। असल में दोस्तों पहले उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन करना था, उन्होंने डाउनफॉल ऑपरेशन करना था। डाउनफॉल मतलब कि ग्राउंड पे जाके जापान को एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन एक दफा उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, आपको मैं बताऊं क्या हुआ। उसके अंदर तो लोग इतने थे कि जापानीज जो थे ना, वो मरते दम एंड तक, भाई हम लड़ेंगे, जो मर्जी हो, जो मर जाएंगे, मर मिट जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर, इस तरह का हो गया था वहां पे। तो 12,000 बंदे वहां पे अमेरिकन मर गए थे, और 1,10,000 जापानीज मर गए थे। देखें क्या होगा। अब ये तो पूरी दुनिया, इसे कहते हैं मैं तो कहूंगा ये खून वाली बैटल है भाई, खून वाली। इतने ज्यादा लोग मर गए सिर्फ अपने जापानीज एम्परर की वजह से ना, वो बना ये नहीं देखा जाता। लेकिन जापानीज के साथ बिल्कुल सही हुआ, जापान एम्परर के साथ हुआ थी असल में। लेकिन दोस्तों 1,10,000 कैजुअलिटीज हुई, और 12,000 अमेरिकन पर्सनल्स मारे गए। तो उन्होंने कहा था कि उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो बम गिराओ, या तो 2 लाख लोग मारो, या फिर 1 करोड़ लोग मारो। अब आपको देखने में तो आराम से ही है, 2 लाख लोग मार देते हैं, वो 1 करोड़, वो बहुत ज्यादा भाई ना, उनको नहीं मारना। तो लेकिन अगर वो उनका अपने खानदान होता, उनका अपने, तो वो चूज करते कि उन 2 लाख में मेरा खानदान भी है, मेरा भाई भी है, मेरा भरा भी है, कोई जो मर्जी हो, वो क्या कहते हैं, वो उसको कहेगा, नहीं कहेगा। तो ये जापान की इसके खिलाफ थी। बहरहाल बहुत सारी और चीजें, जो बहुत लंबी चीजें और डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, बर्गस्तान लैंडिंग, आप इसे ना ध्यान में रख लिया करो। बर्गस्तान लैंडिंग नहीं आपको समझ आ रहा, बर्गस्तान लैंडिंग सर्च करो। आपको किसी में मुश्किल आ रही है, बर्गस्तान इन्फो चाहिए, दोस्तों हम इन्फो के लिए खड़े हैं, इन्फो चाहिए, बर्गस्तान लैंडिंग सर्च करो। क्या सर्च करते रहते हो यार। चलो वैसे मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और आप इंशाल्लाह मुझे सपोर्ट देने वाले हैं। ये थी बहुत दर्दनाक कहानी हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब्स गिराए जाने वाली। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। दूसरे जो बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा के जाना है। आप समझ नहीं सकते, बेल आइकन जो है ना बहुत जरूरी है, इसको दबा के जाए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फो मिलता रहे। बर्गस्तान लैंडिंग देखिए, आज आपको बता दिया हिरोशिमा और नागासाकी की असलियत क्या थी। लोगों को लगता है कि हिरोशिमा और नागासाकी बिल्कुल फेक है, कुछ भी नहीं होता, और ये लोग बोलते रहते हैं, और ये इंटरनेट पर आपको मिस इन्फॉर्मेशन बताया था। मैंने आपको बताया था कि मिस इन्फॉर्मेशन गलत चीज होती है, आप उससे हमेशा दूर आ करें। और अगर अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन आपको
अल्लाह हाफिज़।